सिर्फ इसीलिए कि मेरी सीईओ पत्नी ने एक बार कहा, चलो फिर से बच्चे की प्लानिंग करते हैं। वहां मौजूद हर इंसान मुझे अजीब नजरों से देखने लगा, क्योंकि सब जानते थे कि सालों पहले मैंने ही चालाकी से उसे जुड़वां बच्चों की मां बनाया था। तभी जाकर मैं मूशिनवान से शादी कर पाया था। अब जब उसने फिर से बच्चे की बात की, तो साफ था कि वह बच्चा मेरे लिए नहीं होने वाला था। सबको लगा कि मैं गुस्से में मेज पलट दूंगा या हंगामा करूंगा, लेकिन मैंने बिना किसी भाव के उसके सामने जाकर अपनी शादी की अंगूठी उतारी और उसके बचपन के प्यार की उंगली में पहना दी। जिस इंसान को तुम छोड़ना नहीं चाहती थी, अब तुम्हें उसे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर मैंने अपनी बेटी, जो हर दिन उस कमीने को पापा कहकर उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी, उसकी गोद में छोड़ दी। मैं अपने बेटे का हाथ पकड़कर बिना एक बार भी पीछे देखे वहां से चला गया। उस रात मूशिनवान ने रोती हुई बेटी को मनाने की हर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2 साल बाद मैंने अभी अभी अपने बेटे को सुलाया ही था कि बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने एक आदमी भीगा हुआ खड़ा था। वह घबराई हुई आवाज में बोला, मुझे बहुत अफसोस है, हमारी गाड़ी यहां फंस गई है। हमारी बॉस की बेटी को तेज बुखार है। सुना है आपके घर बच्चों की बुखार की दवा है। कृपया हमें थोड़ी दवा दे दीजिए, हम जितनी कीमत कहेंगे उतनी देंगे। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं। दरवाजे के बाहर खड़ा सचिव बेचैनी से पैर पटकने लगा। सर, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं। हमारी बॉस मूशिनवान है। बस बच्चे की जान बच जाए, आप जितने पैसे मांगेंगे हम दे देंगे। मूशिनवान, ये नाम मेरे लिए जाना पहचाना भी था और अजनबी भी। वह मेरी पूर्व पत्नी थी। पूरे 2 साल बाद उसका नाम फिर से सुनते ही मेरा शरीर जैसे वहीं जम गया। दिल में दबी हुई कसक फिर से उभर आई। उसी समय बाहर जोर की बिजली कड़की। आवाज सुनकर मेरा अभी अभी सोया हुआ बेटा डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। मैं तुरंत अपना फोन छोड़कर उसे चुप कराने अंदर भाग गया। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सचिव ने फिर विनती की, सर, आप भी एक पिता हैं, कृपया हमारी मदद कर दीजिए, बच्ची को बचा लीजिए। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। भले ही वे दोनों बच्चियां मेरे प्रति हमेशा ठंडी रही हों, लेकिन आखिर वे मेरी अपनी औलाद थीं। करीब 10 मिनट बाद मैंने आंगन का दरवाजा खोला। मुझे देखते ही सचिव चौंक गया। सर! मैंने बिना कोई भाव दिखाए बच्चों की बुखार की दवा की एक बोतल उसके हाथ में रख दी। फिर ठंडे स्वर में कहा, मैं कोई सर नहीं हूं, दवा लो और जल्दी यहां से चले जाओ। काली लग्जरी कार की पिछली सीट पर मूशिनवान अपनी तेज बुखार से तपती हुई छोटी बेटी को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी निगाहें लगातार मेरी तरफ टिकी हुई थीं। मैं मुड़कर अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से सचिव की आवाज फिर सुनाई दी, क्या आप दोनों बच्चियों से नहीं मिलना चाहेंगे? वे आज भी अक्सर आपको याद करती हैं। मैंने बिना पीछे देखे सिर्फ इतना कहा, रहने दो, अब शायद इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसी समय कार का दरवाजा खुला। मेरी बात सुनते ही मूशिनवान का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। ये चैन। मैंने एक पल के लिए भी कदम नहीं रोके। मुख्य दरवाजा बंद किया और वापस घर के अंदर चला गया। मूशिनवान मेरी जाती हुई पीठ को घूरती रही। उसके मन में अनायास ही 2 साल पहले हमारे अलग होने का वह दर्दनाक दिन फिर से ताजा हो गया। बाहर बारिश और भी तेज होती जा रही थी। सचिव ने चिंतित होकर कहा, मैडम, इस मौसम में जबरदस्ती आगे जाना बहुत खतरनाक होगा। मैं गांव में किसी से एक रात रुकने की व्यवस्था करने की कोशिश करता हूं। उधर मैं भी बीमार बेटी की चिंता छोड़ नहीं पा रहा था। तभी दरवाजे पर फिर जोर जोर से दस्तक हुई। सचिव घबराकर चिल्लाया, बुरी खबर है, छोटी मैडम का बुखार और बढ़ गया है। अभी अभी उन्हें उल्टियां भी होने लगी हैं। मेरी आखिरी मानसिक दीवार भी टूट गई। मैंने दांत भींचे, दरवाजा खोला और उन सबको अंदर आने दिया। अगली सुबह रात भर की भागदौड़ के बाद आखिरकार ये टिंग और ये शियू का बुखार पूरी तरह उतर चुका था। मुझे पता चला कि वे आज ही यहां से चले जाएंगे, इसलिए मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि दोनों बच्चियां अभी घर में ही थीं। इसी बीच आमतौर पर अपनी सबसे प्यारी चीज किसी को न देने वाला बुरेन अपना सबसे पसंदीदा खिलौना निकालकर ये टिंग को देने लगा। ये टिंग खुशी खुशी उसका हाथ पकड़कर चाहती थी कि वह उसके साथ खेले, लेकिन तभी पास खड़ी ये शियू अचानक जोर से चीख पड़ी, वह खिलौना उस लड़के को मत देना।
कुछ देर बाद जैसे ही मूशिनवान कमरे में आई, उसने देखा कि ये शियू जोर जोर से रो रही है। वह तुरंत उसके पास गई। ये टिंग अपनी छोटी बहन को मनाने आगे बढ़ी, लेकिन गुस्से में भरी ये शियू ने उसे जोर से धक्का दे दिया। ये टिंग गिर पड़ी। ये शियू रोते हुए चिल्लाई, मुझे कोई बड़ी बहन नहीं चाहिए, तुम जाओ और उस बुरे आदमी के बेटे के साथ खेलो। मूशिनवान ने तुरंत गिरी हुई ये टिंग को उठाकर अपनी बाहों में लिया। फिर उसने सख्त नजरों से ये शियू की ओर देखा, अपनी बहन से माफी मांगो। लेकिन ये शियू और जोर से रोने लगी, नहीं, वह मेरा पापा नहीं है, मुझे तो कमीने अंकल चाहिए। मम्मी, मुझे उनके पास ले चलो प्लीज। मूशिनवान का चेहरा गुस्से से भर गया। वह उसे डांटने ही वाली थी कि मैंने ठंडी आवाज में कहा, बच्ची ने कुछ गलत नहीं कहा, मैं सच में उनका पिता कहलाने के लायक नहीं हूं। मैंने उनकी तरफ देखा। अब सुबह हो चुकी है, आप लोग भी मेरे घर से चले जाइए। बाहर तूफान और बारिश अभी भी जारी थी। ऐसे मौसम में तो गाड़ी चलाना तो दूर, बाहर निकलना भी मुश्किल था। मूशिनवान को शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बेरहम हो जाऊंगा। वह बोली, ये चेन, ये दोनों तुम्हारी अपनी बेटियां हैं, क्या तुम सचमुच एक छोटी बच्ची से भी बदला लोगे? तभी ये टिंग धीरे से बोली, मम्मी, जो खिलौना मैंने बोरेन को दिया वह आपने पहले मेरे लिए खरीदा था। शियू की छोटी कार तो अभी भी घर पर है। शायद उसे लगा कि मैंने उसका खिलौना दे दिया, इसलिए वह गुस्सा हो गई। सच्चाई जानने के बाद मूशिनवान का चेहरा और ठंडा हो गया। उसने ये शियू की ओर देखकर कहा, ये शियू, वह खिलौना तुम्हारी बहन का था, वह जिसे चाहे दे सकती है। तुम्हारा इस तरह रोना और जिद करना बिल्कुल गलत है। ये शियू अनमने ढंग से मेरे सामने आई, धीरे से बोली, सॉरी, मैं आगे से आपको बुरा आदमी नहीं कहूंगी। लेकिन उसके होंठों तक आया, पापा। शब्द आखिरकार बाहर नहीं निकल सका। वह बड़ी उम्मीद से मेरी ओर देखती रही, जैसे पहले की तरह मैं उसे गोद में उठाकर प्यार से मना लूंगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी आधी अधूरी माफी सुनकर मेरे सीने में दर्द उठा। मैंने चुपचाप अपने बेटे बोरेन को गोद में उठाया और वहां से चला गया। पीछे रह गई ये टिंग कई बार मेरी तरफ देखती रही। उसने कई बार मुझे रोकना चाहा, लेकिन हर बार उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। आखिर में उसने उदास होकर अपना सिर जिम झुका लिया। ये टिंग के चेहरे पर छाई उदासी साफ देख ली। उसने जाते हुए मुझे आवाज दी, ये चेन, क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? मैंने बिना पीछे मुड़े सिर हिला दिया। हमारे बीच अब बात करने जैसा कुछ भी नहीं बचा। मेरी पत्नी रास्ते में है, वह थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएगी, इसलिए कृपया अपना सामान समेटिए और जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाइए। मेरी बात सुनते ही मूशिनवान का चेहरा एकदम काला पड़ गया। वह व्यंग्य से बोली, ये चेन, नई औरत ढूंढने में तुम सचमुच बहुत तेज हो। पहले अपनी पहली मोहब्बत से अलग हुए तो तुरंत मेरे पीछे पड़ गए। अब मुझसे तलाक हुए कितना ही समय हुआ है और तुमने फिर शादी भी कर ली। समय संभालने में तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कल रात सिर्फ एक रात रुकने की बात हुई थी। अब अपना वादा निभाओ और अपनी दोनों बेटियों को लेकर तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। मूशिनवान ने दांत भींच लिए। ये चेन, ये टिंग और ये शियू, दोनों तुम्हारी अपनी बेटियां हैं। क्या सिर्फ इस लड़के के आने के बाद तुम अपनी सगी औलाद तक को छोड़ दोगे? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? माहौल और तनावपूर्ण होता देख सचिव तुरंत बीच में आया। सर, बाहर हर तरफ पानी भर गया है, अभी चाहकर भी गांव से बाहर नहीं निकला जा सकता। मैंने ठंडे स्वर में कहा, यह तुम्हारी समस्या है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। उसी समय मेरा फोन बज उठा। फोन उठाते ही मेरे चेहरे की सारी कठोरता गायब हो गई। जान, तुम घर कब तक पहुंचोगी? बोरेन सुबह से तुम्हें याद कर रहा है। मेरी बात सुनते ही मूशिनवान का शरीर डगमगा गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तेज बुखार से पहले ही कमजोर हो चुका उसका शरीर अब और नहीं संभल पाया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सचिव घबराकर बोला, मैडम पिछले कई दिनों से रिसोर्ट प्रोजेक्ट की जमीन के लिए लगातार काम कर रही थीं। कई कई रातों से ठीक से सोई भी नहीं है। शरीर पहले ही जवाब दे चुका था। रिसोर्ट प्रोजेक्ट? ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। तो वह कंपनी जो हाल ही में मेरे साथ उस जमीन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी, वह उसी की थी।
मैंने उसकी पीली और बेहोश पड़ी शक्ल की ओर देखा। आखिरकार मेरा दिल पूरी तरह कठोर नहीं हो सका। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, जब तक रास्ता नहीं खुलता तुम लोग यहीं रह सकते हो। सचिव के चेहरे पर तुरंत राहत दिखाई दी। धन्यवाद सर। अगली सुबह मैं आंखों के नीचे काले घेरे लिए नीचे उतरा और अपने लिए कॉफी बनाने लगा। सचिव भी जल्दी उठ गया था। कॉफी की खुशबू सूंघते ही वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गया। सर, अगर हो सके तो मेरे लिए भी एक कप बना दीजिए। मैंने बिना कुछ कहे उसके लिए भी कॉफी बना दी। उसी समय मुंह शिनवान तैयार होकर कमरे से बाहर आई। उसने हमें साथ बैठकर कॉफी पीते देखा। सचिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, सर के हाथ की कॉफी तो मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी स्वादिष्ट पी है, इतनी खुशबूदार और इतनी बढ़िया। मुंह शिनवान ने हमें ठंडी नजरों से देखा और सपाट आवाज में बोली, अच्छा, इसमें ऐसा क्या खास है? सचिव का चेहरा तुरंत उतर गया। वह घबराकर जल्दी जल्दी पूरी कॉफी पी गया। मैडम, मैं बाहर जाकर देखता हूं कि सड़क की हालत कैसी है। इतना कहकर वह तुरंत वहां से निकल गया। मुशिनवान धीरे धीरे मेरे पास आई और ताने भरे लहजे में बोली, इतने सालों में मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि तुम्हें इतनी अच्छी कॉफी बनानी भी आती है। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें जानने की जरूरत भी कब थी। इतना कहकर मैं अपना कप रखकर ऊपर जाने लगा, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ये चेन, क्या अपनी दोनों बेटियों को देखकर तुम्हें जरा भी अपराध बोध नहीं होता? 2 साल से ज्यादा समय तक गायब रहने के बाद भी क्या तुम्हें याद है कि तुम ये टिंग और ये शियू के पिता हो? मैंने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा। अपराध बोध मुझे क्यों होना चाहिए? जिसे शर्मिंदा होना चाहिए वह तुम हो। मुशिनवान, जब तुम उस कमीने के साथ प्यार में डूबी हुई थीं, तब क्या तुम्हें याद था कि तुम 2 बच्चों की मां भी हो? वह गुस्से में बोली, तुम बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हो। उस दिन हम सिर्फ साथ खाना खा रहे थे, बस इतनी सी बात पर तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने अपनी आंखें घुमाने की इच्छा दबा ली। इतने साल बीत जाने के बाद भी वह अब भी उसी आदमी का बचाव कर रही थी। मुशिनवान का चेहरा सख्त हो गया। वांग बादान वैसा आदमी नहीं है जैसा तुम समझते हो। अगर तुम मुझ पर गलतफहमी पालते हो तो ठीक है, लेकिन उस पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। मैंने सोचा था कि मेरा दिल अब पत्थर बन चुका है, लेकिन उसके शब्दों ने फिर भी मेरे सीने में चुभन पैदा कर दी। मुशिनवान ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, वह औरत कौन है जिसके लिए तुमने अपनी पत्नी और बच्चों तक को छोड़ दिया? मैंने जोर से अपना हाथ छुड़ाया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वह तुमसे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बेहतर औरत है। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे तेजी से ऊपर चला गया। तभी पीछे से किसी के जमीन पर गिरने की तेज आवाज आई। मुशिनवान, जिसका बुखार पिछली रात ही उतरा था, उसे फिर से तेज बुखार चढ़ गया। बाहर बारिश लगातार जारी थी। सचिव की मध्यस्थता के बाद हमने एक समझौता किया, जब तक सड़क नहीं खुलती वे यहीं रहेंगे। इस दौरान रहने और इलाज का खर्च वे रोज 10 लाख रुपये देंगे। लेकिन यह 1-2 दिन नहीं, पूरा एक हफ्ता चल गया। इस बीच बोरेन सबसे ज्यादा खुश था। उसे खेलने के लिए 2 नई साथी मिल गई थीं। वह हर दिन ये टिंग और ये शियू के साथ खेलने का इंतजार करता। धीरे धीरे ये टिंग के समझाने पर ये शियू भी इस हमेशा मुस्कुराने वाले छोटे भाई को पसंद करने लगी। उधर मुशिनवान मेहमान वाले कमरे में आराम करते हुए भी लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स करती रहती। एक दिन उसने अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग खत्म की थी कि उसने देखा जो बच्चा ऊपर सो रहा था वही बोरेन अपनी आंखें मलते हुए अकेले सीढ़ियां उतर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने दोनों हाथ फैलाकर मासूमियत से कहा, गुड। मुशिनवान का पूरा शरीर जैसे जम गया। उसने धीरे से बोरेन को अपनी बाहों में उठा लिया। उसी समय खाना बनाने वाली आंटी घबराई हुई अंदर भागती हुई आई। तब जाकर उसे पता चला कि मैं गांव के एक बुजुर्ग का इलाज करने बाहर गया हूं। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि मुझे इलाज करना भी आता है। मैंने घर से निकलते समय साफ कहा था कि आंटी बोरेन के पास से एक पल के लिए भी न हटे। इसके लिए मैंने उन्हें अलग से पैसे भी दिए थे, लेकिन वह अपने घर कपड़े समेटने चली गई थी। इसी वजह से बोरेन अकेला उठकर सीढ़ियों से नीचे आ गया। मुशिनवान ने सख्त नजरों से पूछा, क्या तुम्हें पता भी है कि यह कितना खतरनाक था? आंटी जल्दी जल्दी सफाई देने लगी। मेरा घर तो बस बगल में ही है। मैंने सोचा जल्दी से कपड़े उठा लूं और तुरंत लौट आऊंगी।
मुझे क्या पता था कि बच्चा इतनी जल्दी जाग जाएगा। बोरेन ने शायद उसके चेहरे पर गुस्सा महसूस कर लिया। अचानक उसने झुककर उसके गाल पर एक प्यारी सी किस कर दी। फिर ये टिंग की नकल करते हुए मासूमियत से बोला, मम्मी, गुस्सा नहीं। मुंह शिनवान की बाहें एकदम कस गईं। उसी पल उसके मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। क्या ऐसा हो सकता है कि बोरेन वहीं खोया हुआ बच्चा हो? करीब 2 घंटे बाद मैं गांव के बुजुर्ग का इलाज करके वापस घर लौटा। जैसे ही अंदर आया, मैंने देखा कि मेरा बेटा बोरेन मुशिनवान की गोद में था। मुझे देखते ही आंटी घबराकर मेरे पास आईं और तुरंत अपनी गलती स्वीकार करने लगीं। उनकी पूरी बात सुनने के बाद मेरा चेहरा सख्त हो गया। आंटी झाओ, मैंने घर से निकलने से पहले साफ कहा था कि आप एक पल के लिए भी बोरेन के पास से नहीं हटें। इसी वजह से मैंने आपको अलग से पैसे भी दिए थे। आंटी झाओ ने मुझे पहले कभी इतना ठंडा और नाराज नहीं देखा था। वह जल्दी से बोली, ये चेन, मुझे लगा बच्चा इतनी गहरी नींद में सो रहा है। मेरा घर तो यहीं बगल में है। सिर्फ कपड़े उठाने गई थी, इसमें कितना समय लगता। अब देखो, बोरेन तो बिल्कुल ठीक है। हमारे गांव में तो बच्चे बरसों से ऐसे ही अपने आप रहते आए खेमे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। इतना कहकर उन्होंने सीना तान लिया। बच्चे की मां तो बेवजह इतना हंगामा कर रही थी, ऊपर से मुझे डांट भी दिया। मैं तुम्हारे घर पूरे 1 महीने से काम कर रही हूं, कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली। ये चेन, तुम्हें मुझे कुछ मुआवजा देना चाहिए। मैंने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। पहली बात, वो बोरेन की मां नहीं है। दूसरी बात, हमारे बीच सिर्फ मालिक और कर्मचारी का रिश्ता है। आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर सच में कुछ हो जाता तो? आंटी झाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। ये चेन, मैं वादा करती हूं, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। उन्हें पता था कि मेरा बेटा ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इतना कहते हुए वह मुंह शिनवान की गोद से बोरेन को लेने आगे बढ़ी, लेकिन मुंह शिनवान ने फुर्ती से एक कदम पीछे हटकर उन्हें बच्चे को छूने तक नहीं दिया। मेरी नजर आंटी झाओ के हाथों पर पड़ी। उनके हाथ अभी भी खेत की मिट्टी से सने हुए थे। मेरे भीतर का गुस्सा एकदम भड़क उठा। मैंने तुरंत बैग से उनका पूरा वेतन निकाला और उनके चेहरे पर फेंक दिया। आंटी झाओ, आज से आपको नौकरी से निकाला जाता है। आइंदा इस घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। आंटी झाओ वहीं स्तब्ध रह गईं। कुछ पल बाद वह गुस्से से चिल्लाईं, ये चेन, तुम इतने बेरहम हो गए हो, जरा सी बात पर नौकरी से निकाल दिया। तुम सच में एहसान फरामोश हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारी औरत भी तुम्हें छोड़कर चली गई। मैंने बिना एक शब्द कहे उनका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर धकेल दिया। निकल जाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अब जब पूरी तरह झगड़ा हो ही गया था तो आंटी झाओ भी खुलकर गालियां देने लगी। मैंने बिना झिझक उनके गाल पर लगातार 3 जोरदार थप्पड़ मार दिए। अपनी जुबान संभालकर बात करो। थप्पड़ खाते ही वह कुछ पल के लिए सुन्न रह गईं। फिर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगीं। शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। मैंने सबकी ओर देखकर साफ कहा, मैंने इन पर भरोसा करके अपने बेटे की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन ये पैसे लेकर अपना काम छोड़कर घर चली गईं। फिर मैंने गांव वालों से कहा, आज के बाद मैं अपने बेटे की देखभाल खुद करूंगा। अगर गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो इलाज के लिए सीधे जिला अस्पताल चले जाना। मेरी कुछ ही बातों से पूरी घटना सबके सामने साफ हो गई। उसी दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि आंटी झाओ पैसे लेकर भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहीं और अपने मालिक को नाराज कर बैठीं। दूसरी तरफ बोरेन का ख्याल रखने के लिए मैं मन ही मन मुशिनवान का आभारी था। इसी वजह से उसके प्रति मेरा रवैया पहले से थोड़ा नरम हो गया। मुशिनवान जब अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना बनाती तो साथ ही पूरे घर के लिए भी खाना तैयार कर देती। सोचकर भी अजीब लगता था। शादी के दौरान मैंने कभी उसके हाथ का खाना नहीं खाया, लेकिन तलाकत के बाद पहली बार उसकी बनाई हुई रोटी नसीब हुई। लेकिन जिस दिन बोरेन ने उसे मम्मी कहा, उसी दिन से मैंने साफ मना कर दिया कि वह बोरेन के ज्यादा करीब ना आए। खाने के समय को छोड़कर मैं लगभग पूरा दिन अपने स्टडी रूम में ही रहता था। अगले दिन बोरेन की फॉलोअप जांच का दिन था। मैंने पहले ही अस्पताल जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी थी और अस्पताल की सारी तैयारियां भी पूरी कर ली थीं। फोन रखने के बाद मैं वापस स्टडी रूम में पहुंचा, लेकिन अंदर जाकर देखा तो बोरेन वहां नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं घबराकर सीढ़ियों की ओर भागा। नीचे नजर पड़ते ही मैं वहीं ठिठक गया। मेरे सामने वह इंसान खड़ा था जिसे मैं इस जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहता था।
वांग बाधान, वह आखिर यहां कैसे आ गया? इस समय उसने बोरेन के दोनों गाल जोर से पकड़ रखे थे। छोटा सा बच्चा पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे और भी कसकर अपनी बाहों में जकड़े हुए था। मैं जोर से चिल्लाया, उसे तुरंत छोड़ दो। इतना कहकर मैं तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। मेरी आवाज सुनकर वांग बाधान ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट झलक गई, लेकिन अगले ही क्षण जब उसने बोरेन को रोते हुए मुझे पापा कहकर पुकारते सुना, उसकी आंखों में अचानक गहरी नफरत भर गई। उसने अपनी उंगलियां और जोर से मोड़ दी। तेज नाखून सीधे बोरेन के गाल पर लग गए और एक लंबी खरोंच पड़ गई। खून की पतली लकीर तुरंत बाहर निकल आई। दर्द से बोरेन की चीख पूरे घर में गूंज उठी। काम कर रही मु शिनवान ने जैसे ही बच्चे की दर्द भरी चीख सुनी, वह तुरंत बाहर दौड़ी। जैसे ही उसने दरवाजे की चौखट पार की, उसने मुझे देखा। मैं एक हाथ में बोरेन को संभाले हुए था और दूसरे हाथ से वांग बाधान के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ चुका था। मु शिनवान गुस्से से कांप उठी और ऊंची आवाज में मुझसे पूछा, ये चेन, तुम क्या कर रहे हो? वांग बाधान की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसकी आवाज में रुआंसापन आ गया। शिनवान, मुझे तो बस बच्चा बहुत प्यारा लगा। मैं उसे गोद में लेना चाहता था। पता नहीं ये चेन आते ही मुझे क्यों मारने लगा। मैंने उसकी मासूम बनने की नौटंकी पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और अपने बेटे के जख्म को साफ करके दवा लगाने लगा। तभी मुंह शिनवान की नजर भी बच्चे के गाल पर पड़ी। लाल और सूजा हुआ घाव देखकर उसकी आंखें एकदम सिकुड़ गईं। उसका दिल जैसे कसकर मरोड़ दिया गया हो। उधर वांग बादान भी साफ तौर पर घबरा गया। उसने अनजाने में अपनी वही उंगलियां पीछे छिपा लीं जिनसे बच्चे को चोट लगी थी। वह जल्दी से बोला, शिनवान, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये चेन अचानक जोर से चिल्लाया। मैं घबरा गया, हाथ फिसल गया और बच्चे को खरोंच लग गई। मैं गुस्से से कांप उठा। तुम्हें मेरे घर में आने की इजाजत किसने दी? मुशिनवान ने मेरा बदला हुआ चेहरा देखा तो तुरंत आगे बढ़कर बोरेन को अपनी गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गया। उसका हाथ हवा में ही रह गया। उसी समय ये शियू डरते डरते बोली, मैंने ही वांग बादान अंकल के लिए दरवाजा खोला था। उन्होंने कहा था कि वे मेरे लिए छोटा सा केक लाए हैं। मुझे बहुत दिनों से केक नहीं मिला था। मेरी नजर उसके होंठों पर लगी क्रीम पर पड़ी। फिर मेरी नजर मेज पर रखे केक पर गई। मेरा दिल एकदम बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम सब लोग अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मेरी आवाज सुनते ही ये शियू जोर जोर से रोने लगी। पास खड़ी ये टिंग भी डर के मारे बिल्कुल चुप हो गई। मुशिनवान का चेहरा उतर गया। ये चेन, थोड़ा तो होश में आओ। मैंने अपने बेटे के कान दोनों हाथों से ढक दिए ताकि वह कुछ न सुन सके। फिर मुशिनवान की तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसा। मुशिनवान, क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? मैंने कहा था निकल जाओ। अपनी बेटियों को लेकर और अपने उस आदमी को लेकर मेरे घर से दफा हो जाओ। वांग बाधान फिर से वही समझदार और महान बनने का नाटक करने लगा। ये चेन, मुझे पता है कि तुमने मुझे गलत समझा है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। इस थप्पड़ को मैं अपनी गलती की सजा मान लेता हूं। हम अब भी दोस्त बन सकते हैं। लेकिन शिनवान, शियाओटिंग और शियाओशियू बिल्कुल बेगुनाह हैं। तुम अपना गुस्सा उन पर मत निकालो। उसी समय आगुई द्वारा भेजे गए लोग हमें लेने पहुंच गए। एक के बाद एक 6 काली गाड़ियां आकर रुकीं। पूरा काफिला बेहद प्रभावशाली था। करीब 20 से ज्यादा आदमी गाड़ियों से उतर आए। मैंने बिना एक पल गंवाए हाथ उठाकर आदेश दिया, इन सबको बाहर फेंक दो। मुंह परिवार के बॉडीगार्ड संख्या में कम थे। वे ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाए। मेरे लोगों ने सभी को काबू में कर लिया, बांध दिया और आंगन से बाहर फेंक दिया। जहां तक वांग बादान की बात थी, उसे सीधे दरवाजे के बाहर पड़े पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया गया। उसकी सफेद पैंट पल भर में कीचड़ से भर गई। लेकिन तभी मुशिनवान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ये चेन, क्या तुम हद से ज्यादा नहीं कर रहे? मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, ज्यादा? तुम्हारी नजर में तो मैं जो भी करता हूं हमेशा गलत ही होता है। तो फिर एक और गलती सही। शायद उसने मुझे पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई।
जब तक वह दोबारा कुछ कहती, मैंने झटके से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। मैंने सिर झुकाया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, कृपया अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये शियू वहीं खड़ी रह गई। उसने पहले मेरी ओर देखा, फिर वांग बाधान की ओर, और आखिर में दौड़कर उसी आदमी को उठाने चली गई। बाधान अंकल, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? दूसरी तरफ ये टिंग बस चुपचाप मुझे और मेरी बाहों में मौजूद छोटे भाई को देखती रही। उन तीनों को सामने खड़ा देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब मुझे उनसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रही। मुझे उस दिन नरम नहीं पड़ना चाहिए था। मैंने आखिरी बार उनकी तरफ देखकर कहा, इस जिंदगी में दोबारा कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। फिर ठंडी आवाज में जोड़ा, या फिर क्या तुम्हें भी मैं अपने लोगों से बाहर फेंकवाऊं? उसी समय अचानक ये बोयुआन, बोरेन का शरीर तपने लगा। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। वह बुरी तरह बुखार से जल रहा था। मेरा दिल घबरा उठा। मैंने तुरंत उसकी रोजमर्रा की जरूरी चीजें समेटी। इसके बाद जिस सोफे पर वांग बाधान बैठा था, जिस कालीन पर उसने पैर रखा था और जिन जिन चीजों को उसने हाथ लगाया था, मैंने आदेश दिया कि एक भी चीज घर के अंदर न रहे। सब कुछ उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। फिर मैं अपने बेटे को गोद में लेकर बिना एक बार भी पीछे देखे गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। मेरी गाड़ी को दूर जाते हुए देखकर मुशिनवान ने अपनी दोनों बेटियों की आंखों में साफ डर देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी नजरों में अब उन दोनों बेटियों के लिए भी कोई नरमी नहीं बची होगी। ये टिंग की आंखें लाल हो गईं। उसने धीरे से पूछा, मम्मी, क्या पापा और छोटा भाई अब हमें नहीं चाहते? वहीं ये शियू रोते हुए जिद करने लगी, अगर उन्हें मैं नहीं चाहिए तो मुझे भी उनकी जरूरत नहीं। मुशिनवान ने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि मेरी गाड़ी का पीछा किया जाए। उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अपने चेहरे का भाव बता रहा था कि उसे भी अपने शब्दों पर भरोसा नहीं था। 2 दिन बाद शियुआन ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर मुशिनवान फर्श से छत तक बने शीशे के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर साफ बेचैनी दिखाई दे रही थी। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या अब तक उसका कोई पता नहीं चला? सचिव ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं मैडम। वह आदमी अपने बेटे को लेकर एक बार फिर आपकी दुनिया से गायब हो गया है। सचिव ने घबराते हुए आगे कहा, गांव से निकलते ही उन्होंने गाड़ी बदल ली थी, फिर जानबूझकर हर सीसीटीवी कैमरे से बचते हुए रास्ता बदला। हम पूरी तरह उनका पता खो बैठे। मुशिनवान की गहरी काली आंखें सिकुड़ गईं। उसे अपनी दोनों बेटियों का रोता हुआ चेहरा याद आ गया। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। तलाश जारी रखो। वह अचानक मुड़ी और सख्त आवाज में बोली, एक दूसरी टीम लगाओ। पिछले 2 सालों में उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, हर हर छोटी बड़ी बात की पूरी जांच करो। उसके होंठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान उभरी। और खास तौर पर उस औरत के बारे में पता करो जिससे उसने दूसरी शादी की है। लेकिन मुशिनवान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं पहले ही सोच चुका था कि वह मुझे ढूंढने जरूर आएगी। यूकियाओ गांव छोड़ने के बाद मैंने लगातार 2 बार गाड़ियां बदली। आखिर में एक निजी विमान से सीधे पड़ोसी शहर चला गया। विमान में चढ़ने से पहले मैंने अपने बेटे को विशेष दवा देकर उसका बुखार कम किया। उसके बाद बिना एक पल रुके मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त आगुई के पास पहुंच गया। वह एक बड़े और प्रभावशाली परिवार का वारिस था, साथ ही मनोरंजन जगत का बेहद मशहूर सितारा भी। मुशिनवान को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह कभी मेरे ठिकाने तक नहीं पहुंच सकती थी। मैं अपने बेटे बोरेन के साथ बगीचे में पतंग उड़ा रहा था। तभी आगुई अचानक मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, चेन चेन, तुम्हें कॉलेज के दिनों की वह सबसे खूबसूरत लड़की याद है जिससे तुम्हारा रिश्ता था? मैं एक पल के लिए चौंक गया, फिर हंसते हुए बोला, सब लोग क्यों कहते रहते हैं कि कॉलेज में मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी? क्या तुम लिंगतोंग की बात कर रहे हो? आगुई ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए कहा, अब उनका उपनाम जियान है। वह जियान परिवार की बहू बन चुकी है। सुना है वह बीमार हैं और इसी अस्पताल में भर्ती हैं। पुराने सहपाठी होने के नाते मैं उनसे मिलने उनके वार्ड में चला गया।
7 साल बीत चुके थे। मेरी यादों की वह दुबली पतली मासूम लड़की आज अस्पताल के बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। मैं ज्यादा देर नहीं रुका, चुपचाप अपना लाया हुआ तोहफा रखा और बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही मैं वार्ड से बाहर निकला और गलियारे के मोड़ पर पहुंचा, खिड़की से नीचे नजर गई तो जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। नीचे अस्पताल के बगीचे में बीमार सी दिख रही ये टिंग अस्पताल की मरीजों वाली पोशाक पहने सिर झुकाकर खड़ी थी। उसके साथ केवल बूढ़े घर के प्रबंधक बटलर थे। मुझे देखते ही बटलर हैरान रह गया। यंग मास्टर, आप यहां? उधर अब तक बिल्कुल सुस्त खड़ी ये टिंग ने जैसे ही मेरी ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पूरी ताकत से मेरी ओर भागी और मेरे सीने से लिपट गई। उसने मेरे पैंट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत पछतावा है कि मैं उस दिन छोटी बहन को रोक नहीं पाई। मैंने सोचा था अब मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। उसके मुंह से निकला पापा शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गया। मैंने अपने चारों ओर बनाई हुई सारी कठोरता उसी पल खो दी। मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। शियाओटिंग, डरो मत, पापा यहीं हैं। बुजुर्ग बटलर से मुझे पता चला कि यूकियाओ गांव से लौटने के बाद ये टिंग बीमार पड़ गई थी। उसे हर रात तेज बुखार और लगातार खांसी रहती थी। मूशिनवान ने उसे इसी अस्पताल में भर्ती कराया था और उसकी देखभाल के लिए 24 घंटे एक नर्स की व्यवस्था कर दी थी। यह सुनते ही मेरे भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। 24 घंटे नर्स? तो मूशिनवान कहाँ है? उसकी अपनी बेटी अस्पताल में भर्ती है। और उसकी मां कहाँ है? बटलर ने गहरी सांस लेकर कहा, मैडम कंपनी में है। हाल ही में काम बहुत ज्यादा है, वह समय नहीं निकाल पा रही है। उसी समय मेरे फोन पर एक ताजा खबर की सूचना आई। शीवांग ग्रुप की सीईओ मू शिनवान ने नए उभरते अभिनेता वांग बादान को फिल्म सेट तक खुद छोड़ा। दोनों के रिश्ते की अफवाहें फिर तेज। मैंने खबर पढ़ी और मेरा चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसकी अपनी बेटी अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उसके पास अपने बचपन के प्यार को फिल्म सेट तक छोड़ने का समय था। मैंने फोन कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। तो यही उसका बहुत व्यस्त होना है। बुजुर्ग बटलर ने जैसे ही वह खबर देखी, उसका चेहरा भी बदल गया। वह घबराकर बोला, यंग मास्टर, तस्वीरों में जो मैडम दिखाई दे रही हैं वह सचमुच मुशिनवान है, लेकिन इस मामले में जरूर कोई गलतफहमी होगी। मैंने ठंडे स्वर में उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे यंग मास्टर मत कहो। मेरा और मुशिनवान का अब कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बाहों में खड़ी ये टिंग घबराई हुई मेरी तरफ देखने लगी। मैंने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से पूछा, शियाओटिंग, क्या तुम पापा के साथ चलना चाहोगी? उसने मेरी आंखों में देखा, कुछ पल झिझकी, फिर धीरे से सिर हिला दिया। मैंने बिना देर किए उसे अपनी गोद में उठा लिया और सीधे लिफ्ट की ओर चल पड़ा। बुजुर्ग बटलर घबराकर हमारे सामने आ गया। यंग मास्टर, आप बड़ी मिस को अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैं रुक गया, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाजों में बोला, लुई, मूशिनवान से कह देना अगर वह अपनी बेटी की ठीक से देखभाल नहीं कर सकती तो अब से मैं करूंगा। वह अपने बचपन के प्यार के साथ जितना चाहे व्यस्त रह सकती है, जितने दिन चाहे उतने दिन, ताकि कोई हमारा पीछा ना कर सके। मैंने पहले ही आगुई से लोगों की व्यवस्था करने के लिए कह दिया था। कुछ ही देर में मैं ये टिंग और ये बोरेन को लेकर सुरक्षित आगुई के एस्टेट पहुंच गया। सबसे पहले मैंने ये टिंग की पूरी मेडिकल जांच की। यह सुनिश्चित होने के बाद कि उसकी हालत खतरे से बाहर है, तभी जाकर मैंने राहत की सांस ली। जब यह टिंग की मुलाकात फिर से अपने छोटे भाई बोरेन से हुई तो वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही बोरेन की नींद खुली और उसने अपनी बड़ी बहन को देखा, उसके चेहरे पर तुरंत मीठी सी मुस्कान खिल उठी। उसने आगे बढ़कर ये टिंग का हाथ पकड़ लिया, अपनी मासूम आवाज में उसे पुकारा। ये टिंग भी मुस्कुरा दी। उसने अपनी जेब से एक टॉफी निकाली और प्यार से बोरेन को दे दी। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये टिंग को अपने साथ ले आने से मूशिनवान जरूर गुस्से से आग बबूला हो जाएगी। संयोग से आगुई ने झिंगझोउ में रहने की सारी व्यवस्था भी कर दी थी।
मैंने तय किया कि बच्चों को लेकर वहीं चला जाऊं, ताकि मेरी वजह से आगुई किसी मुसीबत में न फंसे। उधर खबर मिलते ही मू शिनवान तुरंत अस्पताल पहुंची। उसका चेहरा इतना सख्त था कि मानो उससे बर्फ टपक रही हो। लेकिन उसके लोग एक बार फिर मेरा पीछा करने में नाकाम रहे। उन्हें सिर्फ इतना पता चल सका कि मैं दोनों बच्चों को लेकर एक काली गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। मू शिनवान ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, ढूंढना जारी रखो। अस्पताल से निकलने ही वाली थी कि उसे अचानक कुछ याद आया। उसकी आंखों में ठंडक और गहरी हो गई। वह धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोली, पता लगाओ, ये चेन आज अस्पताल क्यों आया था और उसने यहां क्या क्या किया। अगली सुबह ये टिंग को लगा जैसे कोई उसके गाल को हल्के हल्के छू रहा हो। उसने उनींदी आंखों से नाक सिकोड़ी। तभी उसके कानों में मेरी नरम आवाज पड़ी, ये बोयुआन, दीदी की नींद मत खराब करो। पापा तुम्हें गोद में लेकर दूध बनाते हैं, ठीक है। तभी उसे अचानक याद आया, वह कल पापा के साथ घर वापस आई थी। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सामने ये बोयुआन की चमकती हुई मासूम आंखें दिखाई दीं। उसे जागता देखकर छोटा सा बच्चा तुरंत मुस्कुराया और मीठी आवाज में बोला, दीदी। मैंने देखा कि मेरी बड़ी बेटी जाग चुकी है। मैं मुस्कुराकर उसके पास गया। शियाओटिंग, अगर अभी भी नींद आ रही है तो थोड़ा और सो जाओ। लेकिन उसने धीरे से सिर हिला दिया। पापा के पास जागने का यह एहसास उसे बहुत दिनों बाद मिला था। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। अब बुखार पूरी तरह उतर चुका था। तभी जाकर मैंने चैन की सांस ली। अगले 3 दिन ये टिंग मेरे साथ रही। वह हर भोजन बड़े स्वाद से खाती, रात को हमारे साथ ही सोती। सुबह वह ये बोयुआन की मासूम आवाज में दीदी सुनकर उठती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। इसी दिन मू शिनवान मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंची। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसने देखा कि जो बड़ी बेटी पहले शायद ही कभी खुलकर हंसती थी, वह इस समय ये बोयुआन के पीछे पीछे पूरे आंगन में दौड़ रही थी। दोनों बच्चों की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। धूप दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। मैं झूले पर बैठा प्यार से उन्हें देख रहा था। ये टिंग पतंग की डोर पकड़े हुए थी। बोयुआन उसके पीछे भाग रहा था। वह गिर जाता, फिर उठकर दोबारा दौड़ पड़ता। अचानक पतंग की डोर टूट गई। ये टिंग उसका हाथ पकड़कर पतंग ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी नजर आंगन के दरवाजे पर खड़ी मू शिनवान पर पड़ी। वह एकदम ठिठक गई। मम्मी। असल में मुझे पहले से ही पता था कि वह आने वाली है। जैसे ही उसकी गाड़ी कॉलोनी में दाखिल हुई थी, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे खबर दे दी थी। मैं जानता था अगर मुझे दोनों बच्चों की कस्टडी चाहिए तो मू शिनवान से आमना सामना होना तय था। मैंने नौकरानी से कहा कि दोनों बच्चों को अंदर ले जाएं। फिर मैं अकेला उसका सामना करने बाहर आ गया। वह महंगे प्रोफेशनल सूट में खड़ी थी, चेहरा हमेशा की तरह ठंडा, और उसकी मौजूदगी अब भी उतनी ही प्रभावशाली थी। लेकिन आज वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शांत दिखाई दे रही थी। मुझे यह नहीं पता था कि गाड़ी से उतरने से पहले सचिव ने उसे बताया था कि मैं अस्पताल छेंगनान के जियान परिवार की हाल ही में मिली बेटी से मिलने गया था। मू शिनवान तेज कदमों से मेरे सामने आकर रुकी। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और ठंडी आवाज में पूछा, ये चेन मेरी बेटी को अपने साथ ले जाने की इजाजत तुम्हें किसने दी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्या उसे वहीं छोड़ देता? बीमार होकर अस्पताल में अकेली उदास बैठी रहती? उसके पूरे शरीर से गुस्सा झलक रहा था। तुम्हें उसे अपने साथ ले जाने का क्या हक है? उसकी आंखों में दिखाई दे रही तिरस्कार भरी नजर मेरे दिल में चुभ गई। मैंने अपनी तकलीफें दबाते हुए कहा, मैं उसका पिता हूं। अब तुम ही बताओ, मुझे क्या हक नहीं है? मेरी बात सुनते ही मू शिनवान की उंगलियां कसकर मुट्ठी में बदल गईं। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। वह ठंडी आवाज में बोली, अब तुम्हें याद आया कि तुम उसके पिता हो? पिछले 2 सालों में जब बच्चे बीमार पड़ते थे और अपने पापा को ढूंढते थे, तब तुम कहां थे? मेरी आंखें लाल हो गईं। मैं अब और खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता था? मू शिनवान, तुमने ही मुझे उनके पास आने का कभी मौका नहीं दिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जब ये टिंग अस्पताल में अकेली उदास बैठी थी, तब उसकी मां कहां थी? तुम वांग बाधान को फिल्म सेट छोड़ने गई हुई थी।
मेरी आंखों के किनारे चमकते आंसू देखकर मुंह शिनवान की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी झिझक उभरी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर पहले जैसा ठंडा हो गया। वो बोली, ये चेन, ये हमारे बीच की बात है। तुम हर बार एक बेगुनाह इंसान को बीच में क्यों घसीटते हो? मैं दर्द भरी हंसी हंसा। बेगुनाह? वांग बादान बेगुनाह? मेरा दिल मानो किसी लोहे के पंजे ने जकड़ लिया हो। पिछले 5 सालों की सारी घुटन, सारा दर्द एक एक करके फिर सामने आने लगा। मैं समझ गया, अब बहस करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि चाहे मैं कुछ भी कहूं, उसका दिल हमेशा वांग बांधान की तरफ ही रहेगा। मैंने अपने आंसू पोंछे और एक एक शब्द साफ साफ कहा, मुंह शिनवान, अगर तुमने सच में वांग बादान से शादी करने का फैसला कर लिया है तो दोनों बच्चों की कस्टडी मुझे वापस दे दो। मेरी बात खत्म होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मुंह शिनवान की गहरी आंखें तलवार जैसी तेज हो गईं। उसने बिना झिझक जवाब दिया, सपने देखना बंद करो। ये चेन याद रखो, मेरी इजाजत के बिना तुम ये टिंग को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर दोबारा ऐसा किया तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। उसी समय ये टिंग बोयुआन का हाथ पकड़कर फिर आंगन में आ गई। शायद उसने समझ लिया था कि उसकी वजह से मैं और उसकी मां झगड़ रहे हैं। उसकी आंखें भर आईं। वह रोते हुए बोली, मम्मी, मैं आपके साथ वापस चलूंगी। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। वह हमेशा की तरह समझदार और बहुत मासूम लग रही थी। मेरा दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने धीरे से ये बोयुआन का हाथ मेरे हाथ में रख दिया, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद पापा, इन कुछ दिनों में मैं सचमुच बहुत खुश थी। मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। शियाओ टिंग, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन उसने मेरी तरह ही प्यार से मेरी पीठ थपथपाई, धीरे से बोली, पापा, मेरी चिंता मत कीजिए। मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन छोटी बहन घर पर अकेली डर जाएगी। मैं बड़ी बहन हूं, मुझे उसके पास वापस जाना होगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे सीने में ऐसा दर्द उठा कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मैं कुछ नहीं कह पाया। बस मैंने उसके लिए ढेर सारे स्नैक्स तैयार किए। उधर ये बोयुआन ने भी अपनी सबसे प्यारी सारी टॉफियां निकालकर एक एक करके ये टिंग के छोटे बैग में रख दी। मुंह शिनवान की नजर बचाकर ये टिंग चुपके से मेरे पास आई। उसने धीरे से मेरा वीचैट आईडी मांगा। मैंने उसे एक छोटे से कागज पर अपना आईडी लिखकर दे दिया। मुंह परिवार के घर लौटने के बाद मुंह शिनवान हमेशा की तरह अपने कमरे में नहाने चली गई। इसी मौके का फायदा उठाकर ये टिंग चुपके से उसके कमरे में गई। घबराहट में उसने बेडसाइड टेबल पर रखे 3 एक जैसे मोबाइल फोनों में से एक उठा लिया और जल्दी से अपने कमरे में लौट आई। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उन 3 फोनों में से एक मुंह शिनवान का निजी फोन था। कमरे में पहुंचते ही ये टिंग ने जेब से वह छोटा सा कागज निकाला। उसने जल्दी जल्दी मेरा वीचैट आईडी खोजकर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मैंने कुछ ही सेकंड में उसे स्वीकार कर लिया। तुरंत उसके बाद उसकी वीडियो कॉल आ गई। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, ये बोयुआन का छोटा सा चेहरा स्क्रीन पर आ गया। वह खुशी से चिल्लाया, दीदी! उसे देखकर ये टिंग का दिल पिघल गया। वह मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, पापा, क्या आप हमारी इन कुछ दिनों की सारी तस्वीरें भी मुझे भेज सकते हैं? मेरी बेटी की यह छोटी सी इच्छा सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने बिना देर किए इन कुछ दिनों में खींची गई हमारी सारी तस्वीरें उसे भेज दी। लेकिन न मैं जानता था और न ही ये टिंग कि उसी समय मुंह शिनवान उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। वह अपने भीगे बाल तौलिए से पोंछ रही थी। दरवाजे के बाहर खड़े खड़े उसने अपनी बेटी के चेहरे पर वह सच्ची मुस्कान देखी। कुछ पल तक वह चुपचाप वहीं खड़ी रही। आखिरकार उसने दरवाजा नहीं खोला। वह बिना कुछ कहे मुड़ी और सीधे अपने स्टडी रूम में चली गई। देर रात काम खत्म करके जब मुंह शिनवान अपने बेडरूम में लौटी, तब तक ये टिंग गलती से उठाया हुआ फोन वापस बेडसाइड टेबल पर रख चुकी थी। मुंह शिनवान अभी आराम करने ही वाली थी कि उसका निजी फोन अचानक कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन खोली। एक अनजान प्रोफाइल दिखाई दी। जिज्ञासा में उसने चैट ऊपर स्क्रॉल की
और उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। पूरी चैट मेरे द्वारा भेजी गई तस्वीरों से भरी हुई थी। हर तस्वीर में मैं प्यार से मुस्कुरा रहा था। ये बोयुआन के चेहरे पर चमकती मुस्कान थी और ये टिंग भी पहली बार बेफिक्र होकर हंस रही थी। न जाने क्यों उसने एक वॉइस मैसेज चला दिया। मेरी आवाज कमरे में गूंज उठी। शियाओटिंग, अपना अच्छे से ख्याल रखना। अगर छोटे भाई की याद आए तो पापा को मैसेज कर देना। वॉइस मैसेज खत्म होते ही एक और नया संदेश आया। इस बार वह ये बोयुआन की मासूम आवाज थी। दीदी, गुड नाइट। मुशिनवान की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी नरमी उभरी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर पहले जैसा ठंडा हो गया। उसकी आंखों में फिर वही बर्फ जैसी सख्ती लौट आई। अगले दिन सप्ताहांत था। सुबह सुबह ये टिंग उठते ही सबसे पहले पापा को वीडियो कॉल करना चाहती थी, लेकिन उसने जितनी बार भी वीचैट खोला उसे मेरा अकाउंट कहीं दिखाई नहीं दिया। वह उदास होकर भागती हुई मुशिनवान के पास गई और मासूमियत से पूछ बैठी, मम्मी, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई दोस्त अचानक वीचैट से गायब हो जाए? मुशिनवान ने उसे यह नहीं बताया कि पिछली रात उसने गलती से उसका निजी फोन इस्तेमाल कर लिया था। उसने बस शांत स्वर में कहा, शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगी। उधर मेरा वीचैट अकाउंट अब भी उसके निजी फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद था, लेकिन उसने जानबूझकर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद मुशिनवान अपने दफ्तर पहुंची और अभी अभी अपनी कुर्सी पर बैठी ही थी कि उसका फोन फिर से बज उठा। इस बार वीडियो कॉल मेरी तरफ से थी। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। वही वीचैट अकाउंट। कुछ पल सोचने के बाद उसने कॉल रिसीव कर ली। जैसे ही वीडियो खुला, स्क्रीन पर तुरंत ये बोयुआन का प्यारा सा चेहरा दिखाई दिया। उसने खुशी से पुकारा, दीदी। लेकिन अगले ही पल जब उसने ध्यान से स्क्रीन पर देखा और सामने मुशिनवान का चेहरा पाया, उसके चेहरे की चमक एकदम गायब हो गई। वह घबरा गया। अगले ही पल उसने धप से फोन दूर फेंक दिया। मैं हैरान होकर उसकी तरफ बढ़ा। मैंने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? दीदी ने वीडियो कॉल नहीं उठाई क्या? लेकिन यह बोयुआन दौड़कर मेरी टांगों से लिपट गया। उसका छोटा सा चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वह बार बार सिर हिलाते हुए बोला, डर डर लग रहा है। मैंने उसे काफी देर तक प्यार से समझाया और चुप कराया। तब जाकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटी। दोपहर को उसके सो जाने के बाद मैंने उस अनजान वीचैट अकाउंट को देखा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने एक तस्वीर भेज दी। तस्वीर में यह बोयुआन अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था, लेकिन काफी देर तक सामने वाले की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उधर मुशिनवान ने वीडियो कॉल बंद करने के बाद मेरे भेजी हुई तस्वीर देखी। तस्वीर में बोयुआन पूरी तल्लीनता से गुड़िया के साथ खेल रहा था। पास रखे आईने में मेरी उंगलियां भी दिखाई दे रही थीं, जो फोन पकड़े हुए थीं। मुशिनवान ने बिना कोई भाव दिखाए सीधे चैट विंडो बंद कर दी। अगली सुबह बोयुआन फिर जिद करने लगा, पापा, दीदी को वीडियो कॉल करना है। मैंने फिर से वीडियो कॉल मिलाई, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, स्क्रीन पर फिर वही ठंडा और भावहीन चेहरा दिखाई दिया, मुशिनवान। बोयुआन ने होंठ फुला लिए। वह नाराज होकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा और बोला, मुझे दीदी से बात करनी है। इतना कहकर उसने बिना एक पल रुके खुद ही वीडियो कॉल काट दी। तीसरा दिन यह बोयुआन नहाकर खुशबू से महक रहा था। उसने अपना छोटा सा नाइट सूट पहना और बिस्तर पर पेट के बल लेटकर फिर से वीडियो कॉल मिलाई, लेकिन इस बार भी स्क्रीन पर मुशिनवान ही थी। उसने अपनी गोल मटोल उंगली से स्क्रीन थपथपाई और मासूमियत से पूछा, दीदी। मुशिनवान अब इसकी आदी हो चुकी थी। उसने शांत स्वर में कहा, दीदी होमवर्क कर रही है। यह सुनते ही यह बोयुआन मोबाइल लेकर मेरे पास भागा। वो बाथरूम के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक देने लगा। पापा, दीदी। मैं उस समय बाल धो रहा था। आंखों में शैम्पू चला गया था, इसीलिए मैंने बाहर से ही कहा, पापा अभी नहा रहे हैं, आंखें भी नहीं खोल पा रहे, तुम दीदी से बात करो। लेकिन यह बोयुआन दरवाजे के बाहर रखी छोटी कुर्सी पर बैठ गया और फोन में दिखाई दे रही मुशिनवान से बार बार एक ही बात दोहराने लगा,
मुझे दीदी चाहिए, मुझे दीदी चाहिए। उसकी जिद और मासूमियत सुनकर मुंह शिनवान के दिल में एक अजीब सी भावना उठी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने आखिर कहा, ठीक है, कल तुम्हारी दीदी से बात करवाऊंगी। यह सुनते ही ये बोयुआन खुशी से हाथ हिलाने लगा और बिना कुछ और कहे तुरंत वीडियो कॉल काट दी। अगले दिन जब येटिंग किंडरगार्टन से घर लौटी तो उसने देखा कि आज मू शिनवान हैरानी की बात है, घर पर ही थी। मू शिनवान ने अपना फोन उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पापा का अकाउंट वापस आ गया है। येटिंग खुशी से झूम उठी और तुरंत वीडियो कॉल लगा दी। मैंने कॉल उठाई। स्क्रीन पर सबसे पहले मुझे येटिंग दिखाई दी, लेकिन उसके पीछे खड़ी मू शिनवान भी नजर आ गई। येटिंग खुशी से बोली, पापा, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैं मुस्कुराया, पापा और छोटे भाई को भी तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने मोबाइल स्टैंड पर रख दिया और ये बोयुआन को गोद में उठा लाया। जैसे ही उसने अपनी प्यारी दीदी को देखा, उसके चेहरे पर सूरजमुखी जैसी चमकदार मुस्कान खिल उठी। दीदी, उसने अपने छोटे से गाल पर प्यार से हाथ रखा। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों बातें करो, पापा खाना बनाने जा रहे हैं। ये बोयुआन ने सिर हिलाया और बड़े उत्साह से अपनी नई खिलौनों की दुनिया अपनी दीदी को दिखाने लगा। उसी समय ये टिंग को अचानक कुछ याद आया। उसने मोबाइल मुशिनवान को पकड़ा दिया। मम्मी जरा पकड़िए, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर वह ऊपर दौड़ गई। वह ये बोयुआन के लिए खरीदा हुआ तोहफा लाने गई थी। उसी समय ये शियू वॉशरूम से बाहर आई। वह भी कैमरे के सामने आकर हैरानी से बोली, ये बोयुआन। जैसे ही बोयुआन ने उसे देखा, उसे याद आ गया कि पहले वह उसी बुरे अंकल का साथ दे रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह बिल्कुल चुप हो गया। लेकिन जैसे ही ये टिंग वापस आई, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। कुछ देर बाद मैंने समय देखा और आवाज लगाई, बोयुआन, अब खाने का समय हो गया। फिर मैंने कहा, दीदी को बाएं बोलो। ये बोयुआन ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह हाथ हिलाया। दीदी, बाय बाय। मू परिवार के विला के डाइनिंग रूम में मू शिनवान ने देखा कि बड़ी बेटी ये टिंग बार बार उसकी तरफ देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। उसने चॉपस्टिक नीचे रखी और पूछा, क्या बात है? ये टिंग ने झिझकते हुए कहा, मम्मी, क्या इस वीकेंड में छोटे भाई के घर जाकर उसके साथ खेल सकती हूं? मैंने उसके लिए नया खिलौना खरीदा है, मैं उसे देना चाहती हूं। मुशिनवान के होंठों तक पहले सख्त मना करने वाले शब्द आ चुके थे, लेकिन जब उसने अपनी बेटी की आंखों में भरी उम्मीद देखी तो उसने अपना फैसला बदल दिया। वह बोली, ठीक है, मैं ड्राइवर से तुम्हें वहां भिजवा दूंगी। तभी छोटी बेटी ये शियू ने भी अपना सिर उठाकर कहा, मम्मी, मैं भी जाऊंगी, आप हमें छोड़ आइए। शनिवार की सुबह, लेकिन बच्चों को छोड़ने सिर्फ मुशिनवान ही नहीं आई, उसके साथ वांग बादान भी था। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो वही इस घर का मालिक हो। एक हाथ से उसने ये शियू का हाथ पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से वह ये टिंग का हाथ पकड़ने बढ़ा, लेकिन ये टिंग ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। वांग बादान ने अपनी नाराजगी दबाते हुए मेरी तरफ मुस्कुराकर कहा, ये चेन, मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मैं और वान वान डेट पर जा रहे हैं, वापस आते ही इन्हें लेने आ जाऊंगा। मेरे बच्चे? मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। तो बच्चों को मेरे पास भेजने की असली वजह यह थी कि वह अपने बचपन के प्यार के साथ आराम से डेट पर जा सके। मैंने बच्चों के लिए जूस निकाला। ये बोयुआन ने दोनों बोतलें उठाईं और दोनों पहले ये टिंग को दे दी। उसने ये शियू को एक बोतल पकड़ा दी, लेकिन ये शियू ने मेरी तरफ घृणा से देखते हुए कहा, मैं बुरे आदमी का दिया हुआ कुछ नहीं पीती। ये टिंग तुरंत मेरी तरफदारी करते हुए बोली, शियू, तुम पापा से ऐसे बात नहीं कर सकती। लेकिन ये शियूजित से मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, ये मेरे पापा नहीं है। मेरा चेहरा तुरंत सख्त हो गया। तभी ये बोयुआन मेरे पास आया, मुझे कसकर गले लगाया और मेरे गाल पर एक प्यारी सी किस करते हुए बोला, पापा, बोयुआन को पापा से बहुत प्यार है। यह दृश्य देखकर वांग बादान के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ा,
और ये शियू के हाथ से जूस की बोतल छीनकर सीधे कूड़ेदान में फेंक दी। फिर उसने ऊंची आवाज में मुझसे कहा, शियू को संतरे के जूस से एलर्जी है, तुम्हें यह भी नहीं पता? ऐसे में मैं अपने बच्चों को तुम्हारे भरोसे कैसे छोड़ सकता हूं? उसकी ऊंची आवाज सुनकर मू शिनवान तुरंत कार से उतरकर आ गई। उसी समय ये बोयुआन उसकी आवाज से डर गया। मैंने जल्दी से उसे अपनी बाहों में लेकर उसकी पीठ थपथपाई। डरो मत, पापा यहीं हैं। मुशिनवान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? वांग बाधान ने तुरंत दुखी बनने का नाटक किया। वानवान, ये चेन शियू के असली पिता हैं। क्या इन्हें यह भी नहीं पता है कि शियू को संतरे के जूस से एलर्जी है? अगर मैंने समय रहते रोक न लिया होता तो न जाने क्या हो जाता। मुशिनवान की जांचती हुई नजर तुरंत मुझ पर आकर ठहर गई। 5 साल की शादी, मैंने सोचा था कि चाहे वह मुझसे प्यार न करती हो, लेकिन कम से कम मेरे स्वभाव पर तो भरोसा करेगी। मगर वांग बाधान की एक बात सुनकर उसकी पहली प्रतिक्रिया मुझ पर शक करना थी। मैं हंस पड़ा। फिर मैंने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, वांग बाधान, शियू को संतरे के जूस से कोई एलर्जी नहीं है। उसे बस अपनी मां की तरह खट्टी चीजें पसंद नहीं है। मैंने मुंह शिनवान की तरफ देखकर कहा, तुम अपनी ही बेटी को नहीं जानती। वह सिर्फ इसलिए झूठ बोलती है कि तुम उसे खाने में नखरे करने पर डांटती हो। यह सुनते ही यह शियू डर गई। उसने नजरें झुका लीं और चुपचाप अपनी बहन के पीछे छिप गई। मुंह शिनवान का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। मैंने आखिरी चोट करते हुए कहा, और वैसे भी वह संतरे का जूस नहीं था, वह कद्दू का जूस था। मैंने व्यंग्य भरी नजर से वांग बाधान को देखा। अगर तुम्हारी आंखें काम नहीं करती तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दो। हर बात पर लोगों पर झूठा इल्जाम मत लगाया करो। मेरी बात सुनते ही वांग बाधान की आंखें लाल हो गईं। वह फिर से बेचारा बनने का नाटक करने लगा। लेकिन इस बार मुशिनवान ने भौहें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा और ठंडे स्वर में बोली, ये चेन, बात करने का यह तरीका ठीक नहीं है। बाधान ने जो कहा वह सिर्फ बच्चों की चिंता में कहा। पिछले 2 सालों में जब तुम उनके साथ नहीं थे, उसी ने अक्सर आकर बच्चों का साथ दिया है। एक पिता होने के नाते तुम्हें तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। मैं गुस्से से कांप उठा और ताना मारते हुए कहा, अगर तुम्हारी आंखें भी काम नहीं करती तो उन्हें भी किसी जरूरतमंद को दान कर दो। उसी समय यह बोयुआन ने मेरी तरफ देखा, फिर मुशिनवान की तरफ। अचानक वह भागकर उसके पास गया और उसकी टांगों से लिपट गया। अपने छोटे छोटे हाथों से वह उसे मारने लगा। मुशिनवान ने तुरंत उसे उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। अचानक गोद में उठा लिए जाने से बोयुआन घबरा गया और रोने लगा। मैं तुरंत उसे लेने आगे बढ़ा, लेकिन मुशिनवान मुझसे पहले ही उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए था। उसकी गहरी नजरें मुझ पर टिक गईं। वह धीमे स्वर में बोली, ये चेन, हमें फिर से बात करनी होगी। मैं कहना चाहता था कि हमारे बीच अब बात करने को कुछ नहीं बचा, लेकिन उसकी नजर दोनों बेटियों पर गई। बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं उसे लेकर बालकनी में चला गया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, बोलो। मुंह शिनवान बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आ गई। बच्चों की परवरिश में पिता की जरूरत होती है। मैं तुम्हें जब चाहो बच्चों से मिलने दूंगी, लेकिन तुम उन्हें गलत बातें नहीं सिखाओगे। तुम्हें बाधान के बारे में बहुत गलतफहमी है। दोनों बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारा यह रवैया उन्हें मुश्किल में डाल देता है। उसकी बातें सुनकर मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। 5 साल की शादी, और उसका नतीजा यह निकला कि मेरी हैसियत शायद एक कुत्ते से भी बदतर थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मू शिनवान, जिसे समझाने की जरूरत है वह मैं नहीं हूं। जब तक वांग बादान मेरे सामने आकर तमाशा नहीं करेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे मुंह से वांग बाधान के बारे में यह बात सुनते ही मू शिनवान का चेहरा फिर ठंडा पड़ गया। वह बोली, ये चेन, तुम इतने कटु और आक्रामक कब से हो गए? हमारी दूसरी बातचीत भी पहली की तरह बुरी तरह टूट गई। जब यह शियू को पता चला कि उसे मेरे घर रुकना होगा,
तो उसने जिद पकड़ ली। मम्मी, मैं यहां नहीं रुकूंगी। मैंने उसे नहीं रोका, उसे मूशिनवान के साथ जाने दिया। घर से निकलते समय ये शिव ने चुपके से एक बार मेरी तरफ मुड़कर देखा। जब उसने मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी उदासी तैर गई। रात के 8 बज गए, लेकिन मूशिनवान अभी तक येटिंग को लेने नहीं आई। मैंने दोनों बच्चों को नहलाया, उन्हें अपने बड़े बिस्तर पर सुला दिया। ये बोयुआन के बगल में लेटी हुई थी। मैं उनके पास बैठकर उन्हें सोने से पहले कहानी सुनाने लगा, लेकिन कहानी पूरी होने से पहले ही दोनों बच्चे गहरी नींद में सो गए। मैं बिस्तर के किनारे बैठा प्यार से उन्हें देखता रहा। काश मैं दोनों को हमेशा अपने पास रख पाता, लेकिन रात लगभग 10 बजे अचानक मूशिनवान आ गई। उसके पूरे शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी। उस गंध में एक और खुशबू मिली हुई थी, वही परफ्यूम जो वांग बादान हमेशा लगाया करता था। मैं उस खुशबू को अच्छी तरह पहचानता था। 5 साल तक मैं हर दिन वही खुशबू सूंघता रहा था। मूशिनवान ने हल्के से होंठ खोले और सपाट स्वर में कहा, मैं ये टिंग को लेने आई हूं। मैंने नापसंदगी से 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, मूशिनवान, तुमने खुद कहा था कि बच्चों के सामने कभी शराब नहीं पियोगी। उसने आंखें सिकोड़कर मेरी ओर देखा और ठंडे स्वर में बोली, ये चेन, पहले अपना ख्याल रखो। मेरे मामलों से तुम्हारा अब कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास उसे अंदर आने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं एक तरफ हट गया। वह घर के अंदर चली आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी, वह अचानक वहीं रुक गई। बिस्तर पर ये टिंग और ये बोयुआन साथ साथ गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने जल्दी से समझाया, उनके कपड़े नए हैं, धोकर और अच्छी तरह सुखाए गए हैं। मैं ये टिंग को जगाने ही वाला था कि मूशिनवान ने धीरे से मुझे रोक दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, उसे सोने दो, मैं कल सुबह आकर उसे ले जाऊंगी। इतना कहकर वह मुड़कर बाहर निकल गई। उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि वह अभी अभी आई और बिना बेटी को साथ लिए वापस क्यों चली गई। मैं खिड़की तक गया और नीचे झांका। वहां एक जाना पहचाना आदमी कार की अगली सीट के पास उसका इंतजार कर रहा था। मूशिनवान सीधा उसी की ओर बढ़ गई। वह वांग बाधान था, लेकिन इस बार उसके कपड़े बदल चुके थे। सुबह उसने सफेद शर्ट पहनी थी, अब उसने चमकदार लाल जैकेट पहन रखी थी। मैं अनायास सोचने लगा, ऐसी कौन सी डेट होती है जिसके बीच में कपड़े बदलने पड़ जाएं? मैंने सिर उठाकर रात के आसमान की ओर देखा। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। धीरे धीरे मेरा दिमाग शांत होने लगा। मैंने मन ही मन खुद से कहा, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। अब मुझे इन बातों के बारे में और नहीं सोचना चाहिए।